बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने चैप्टर सॉल्यूशन स्टार्ट किया हुआ था। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी लिक्विड को हीट किया जाता है तो हीट करने पे उसका जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज़ करना शुरू हो जाता है। तो जो जो उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज़ करता है, एक पॉइंट ऐसा आता है कि जिसका वेपर प्रेशर बाहर वाले लिक्विड का जो इंटरनल वेपर प्रेशर है बाहर वाले एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के जब बराबर हो जाता है, दोनों वेपर प्रेशर इक्वलाइज कर जाते हैं, तो वो लिक्विड बॉयल करना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जिस टेम्परेचर के ऊपर वो बॉयल करता है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन सोल्यूशन के केस में क्या होता है, ये तो प्योर जो लिक्विड है उसकी बात की। तो जब हम लोग प्योर लिक्विड या प्योर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डालते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो उस केस में जो वेपर प्रेशर है वो हम लोगों ने देखा था कि वो डिक्रीज करना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो सोल्यूट के मालिक्यूल्स हैं वो रेजिस्ट करते हैं सॉल्वेंट के मालिक्यूल्स को कि वो लिक्विड की सरफेस से उठ के ऊपर वेपोराइज हों, तो वो फिर कम हो जाता है। कम होने की वजह से अब जो लिक्विड है उसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए अपने जो इंटरनल वेपर प्रेशर है उसको इंक्रीज़ करने के लिए और उसको दोबारा से इक्वलाइज करने के लिए बाहर वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ। तो क्या है, वेपर प्रेशर कम हो गया और टेम्परेचर हाई हो जाता है, जिसकी वजह से उसका सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एलिवेट कर जाता है। सिंपली क्या है कि जब भी हम लोग सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन के केस में वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर जाता है। तो लेट्स सपोज अगर हम लोग लेते हैं कि जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है वो TB है। ठीक है, अब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर गया है, उसको उसने T से रिप्रेजेंट किया है। तो जब भी डिफरेंस की बात करते हैं तो हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, तो जो ये हो जाएगा T माइनस TB इज इक्वल टू डेल्टा T। तो डेल्टा T बताएगा यहाँ पे कि कितना टेम्परेचर जो सॉल्यूशन का वो एलिवेट किया है, वो डिफरेंस से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है इसको हम लोग एक ग्राफ के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे ये ग्राफ जो है वो फर्दर आगे जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको भी फर्दर कैलकुलेट करने में हेल्पफुल होगा। तो हम लोग देखते हैं ग्राफ कैसे एक्सप्लेन कर रहा है। तो ग्राफ जो है वो प्लॉट हुआ है बिटवीन टेम्परेचर और वेपर प्रेशर की। अगर तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल अगर प्योर सॉल्वेंट की बात करते हैं, अब देखो टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, वेपर प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अगर प्योर सॉल्वेंट की बात करते हैं, अगर उसको सॉल्वेंट को हीट करना शुरू करें तो उसका वेपर प्रेशर विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर वो इंक्रीज करना शुरू हो जाता है, उसका इंटरनल वेपर प्रेशर। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है यहाँ पे कि इस टेम्परेचर TB के ऊपर उसका इंटरनल वेपर प्रेशर जो है वो बाहर वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है और वहाँ पे वो सॉल्वेंट वो बॉयल करना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये हो गया सॉल्वेंट का केस। लेकिन अगर हम जब आते हैं सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन 1 है फॉर एग्जांपल, तो सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है कि सॉल्वेंट के अंदर हम लोगों ने सोल्यूट ऐड करना शुरू किया है। सोल्यूट ऐड करने से जब हम लोगों ने सॉल्यूशन बनाया तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये टेम्परेचर TB, अब इस जो कर्व है ना इसको माइंड में रखना है। ये टेम्परेचर TB जहाँ पे प्योर सॉल्वेंट बॉयल हुआ था, यहाँ पे जो प्योर सॉल्वेंट बॉयल हुआ था प्योर सॉल्वेंट, अगर तो सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे अगर इसका देखो तो वेपर प्रेशर बहुत कम है। ठीक है, सोल्यूट ऐड करने से उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। वेपर प्रेशर कम हुआ तो इसका मतलब है इसको और हीट यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको और हीट चाहिए अपना इंटरनल वेपर प्रेशर बाहर वाले एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर करने के लिए। ठीक है, जब इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको जब टेम्परेचर प्रोवाइड किया, T1 प्रोवाइड किया, तो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया और यहाँ पे उसने फिर अपना जो है वो बॉइलिंग शो की।
ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जब सॉल्यूशन बनाया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर लिया। इसी तरह अगर हम लोग थर्ड सॉल्यूशन की बात करें, थर्ड सॉल्यूशन के केस में भी यही हो रहा है कि सॉल्यूशन जब बनाया तो अब सोल्यूट ऐड किया तो होना तो ये चाहिए था कि वो टी के ऊपर बॉयल हो जाता है, लेकिन वो बॉयल नहीं हुआ क्योंकि टी पे सोल्यूट ऐड करने से उसका जो वेपर प्रेशर है वो और कम हो गया, P2 पे आ गया, ठीक है, और कम हो गया। अब इसको क्या है, अपना वेपर प्रेशर दोबारा से बाहर वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए, यहाँ से यहाँ तक बाहर वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए अब उसको और हीट चाहिए, वो क्या है T2। यहाँ तक जब इसको हीट दी, यहाँ से लेकर यहाँ तक हीट दी, तो फिर ये जो है दोनों प्रेशर इक्वलाइज होके ये सॉल्यूशन बॉयल करना शुरू हुआ। तो सिंपली वही इसका प्रिंसिपल है कि सोल्यूट ऐड करने से इसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाता है, और ये चीज़ यहाँ पे ग्राफ के थ्रू भी एक्सप्लेन हो रही है। नेक्स्ट जो है इसी ग्राफ के में अगर हम लोग देखें तो इस ग्राफ में जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है सॉल्यूशन 1 के केस में वो डी से लेकर बी तक या बी से डी तक, और जो T2 के केस में टेम्परेचर जो इंक्रीज हुआ है वो CE इंक्रीज हुआ है। अगर हम लोग देखें तो ये दोनों एक तो स्ट्रेट लाइन है और दूसरे एक दूसरे के पैरेलल भी है। अगर ये हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं सॉल्वेंट के साथ, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखो तो ये देखें तो ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं कि ACE ये बाहर वाला ट्रायंगल सॉल्वेंट का जो सॉल्यूशन 2 के साथ देख रहे हैं तो ये एक ट्रायंगल बन जाता है, ठीक है। इसी तरह जो सॉल्यूशन 1 के साथ अगर देखें तो ABD ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पे से फिर इसे हम लोग कैलकुलेट या आगे फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो AB ओवर AC है वो इक्वल है AD ओवर AE। हम लोगों ने देखा था कि ये दोनों पैरेलल हैं, तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो AB है वो इक्वल है AC के, नहीं सॉरी AB ओवर AC वो इक्वल है AD और AE के, ठीक है। तो ये दोनों सॉल्यूशन को हम लोग एट अ टाइम देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो इन्हीं की वैल्यू अगर पुट करो AB और AC, AB अगर हम लोग देखें AB अगर देखें तो वो बराबर है T1 माइनस TB के, T1 माइनस TB के, और AC क्या है T2 माइनस TB माइनस TB। इसी तरह AD और AE, AD जो है AD वो है P माइनस P1 और AE क्या है P माइनस P2, ठीक है। तो यहाँ से उसने जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, जो टेम्परेचर और प्रेशर है, वो उसने फिर एक्सप्रेशन में ले आया है। अब हम लोग जानते हैं कि जो सॉल्यूशन 1 के केस में या सॉल्यूशन 2 के केस में जो P और माइनस P1 है या P माइनस P2 है वो हमेशा कम होता है, वेपर प्रेशर दोनों के केस में लोअर हो जाता है, कम हो जाता है। तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि इन दोनों के केस में जो डेल्टा T है, चाहे वो T1 माइनस TB हो या चाहे T2 माइनस TB हो, दोनों के केस में जो डेल्टा T है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा P माइनस PS के। हम लोगों ने देखा था P माइनस PS को कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। जितना वेपर प्रेशर जितना लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कम होगा, ठीक है, उतना ही कम टेम्परेचर देना पड़ेगा। मतलब कि इन दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है कि जितना लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कम होगा उतना कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, और जितना लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा उतना ही हम लोगों को टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये है कि द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नेक्स्ट जो है हम लोग ने फिर फर्दर देखा था कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का जो मेन पर्पज़ है वो है कि वो हेल्पफुल होती हैं मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन करने के लिए। सो द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ये भी फर्दर आगे हेल्पफुल होता है। सो अगर इसको रिलेट करें P के साथ, P है जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है उसके साथ रिलेट करें तो इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
टू P माइनस PS ओवर P. सो बट फ्रॉम रोल्स लॉ, जो रोल्स लॉ के मुताबिक क्या है कि ये रोल्स लॉ की इक्वेशन है, P माइनस PS ओवर P इज प्रोपोर्शनल टू WM ओवर W कैपिटल W स्मॉल m. अच्छा, ये वो इक्वेशन है जो हम लोगों ने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को यूज़ करते हुए हमने मॉलिक्यूलर मास की जो एक्सप्रेशन कैलकुलेट की थी, ये वो है. ठीक है, इसी को ही आगे फर्दर वो मॉडिफाई कर रहा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के केस में. तो यहाँ पे अगर हम लोग जो मैस है सॉल्वेंट का मोलर मैस, अगर हम लोग उसको कांस्टेंट कर दें तो इस पूरी वैल्यू के अंदर जो कैपिटल M था वो डिसअपीयर हो गया. ठीक है, वो वैल्यू ख़त्म हो गई. अब हम लोग जानते हैं कि जो सारी वैल्यू है ये वाली वो इक्वल है डेल्टा टी के. ठीक है, तो हम लोग इस सारी वैल्यू को डेल्टा टी के इक्वल कर देंगे. और यहाँ पे उसने सिंपली जो है वो सोल्यूट की जो एंटिटीज़ हैं स्मॉलर W और स्मॉलर M उसको लदा कर लिया इनटू 1 ओवर W. और प्रोपोर्शनैलिटी साइन अगर हटाते हैं तो यहाँ पे KB आ जाएगा. KB अगेन ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है और इसको एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं. ठीक है, और अगर उसने यहाँ पे नेक्स्ट एक कंडीशन बताई है कि अगर सोल्यूट का जो गिवन मैस है और जो मोलर मैस है अगर वो दोनों 1 के बराबर हों और जो सॉल्वेंट का जो गिवन मैस है अगर वो भी 1 के इक्वल हो जाए तो फिर क्या होता है कि जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी जो चेंज इन टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है फिर किसके जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो फिर ओनली एंड ओनली डिपेंड करता है जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है उसके ऊपर. ठीक है, नेक्स्ट जो है वो बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को फर्दर डिफाइन किया हुआ है. इट इज़ डिफाइंड एज द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट. वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जब 1 kg सॉल्वेंट के अंदर 1 मोल ऑफ सोल्यूट ऐड किया जाता है जिसकी वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है उसको कहते हैं मोलर हीट कांस्टेंट. ठीक है, अब जब यहाँ पे बात 1000 ग्राम की आ रही है, 1 kg की आ रही है, तो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम. ऊपर हम लोग ग्राम की बात करते रहे हैं तो इस वजह से यहाँ पे अब क्या है, सिंपली उसने 1000 से डिवाइड कर दिया है. और अगर इस सारी एक्सप्रेशन को रीअरेंज करो, यहाँ से M निकाला है इसने. ठीक है, M वहाँ इसलिए निकाला है कि हम लोग मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन कर रहे हैं. यहाँ से इस एक्सप्रेशन में उसने M निकाला, M को साइड पे किया कि तो ये सारी की सारी वैल्यू वो जो है चेंज हो जाएगी. यहाँ पे देखो वो डिनोमिनेटर में था, अब न्यूमरेटर में आ गया. ठीक है, ये न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में चला गया, ये डिनोमिनेटर में था, ये बाहर निकल आया, तो ये जो है वो बाकी एक्सप्रेशन जो है वो अरेंज हो गई है सिंपली. अच्छा, देन वो कहता है कि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि kg की बजाय बाज़ दफ़ा वो उसको 0.1 kg से भी इनकी वैल्यूज़ को एक्सप्रेस किया जाता है. उस केस में फिर 0.1 kg अब क्या 100 ग्राम के बराबर होता है, तो सिंपली ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसमें 100 डाल देंगे. ठीक है, ऊपर तो हम लोग अगर ग्राम्स की बात करें तो ये ग्राम के लिहाज से था, अगर केजी के लिहाज से करें तो केजी जो है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है, जो यहाँ पे 1000 आ गया. ठीक हो गया. अगर उसने कहा कि अगर 0.1 केजी के लिहाज से करें तो 0.1 केजी जो है वो 100 ग्राम के बराबर होता है, तो यहाँ पे 100 आ गया. तो यहाँ पे M जो है उसने बाहर निकाल लिया. तो M सिंपली अगर हम लोगों को KB की वैल्यू पता हो, डेल्टा T पता हो, W और W ऑफ सोल्यूट और W ऑफ सॉल्वेंट पता हो, तो फिर हम लोग यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट जो है यूनिट्स ऑफ KB. यूनिट्स जो है KB की वो सिंपली इसी एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए जो निकाली जा सकती हैं. अब डेल्टा T है, डेल्टा T और W क्या है, kg ऑफ सॉल्वेंट ओवर अब जो सॉल्वेंट का जो W है उसको जो वेट है उसको kg में लिया है और जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है उसको मोल में लिया है. ठीक है, सोल्यूट का इसको ओवरऑल सोल्यूट में लिया है. वैसे भी W ओवर M को जो कैलकुलेट करो तो सिर्फ मोल रह जाता है.
ठीक है, तो इसलिए मोल आ गया सोल्यूट का। तो यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड केजी सॉल्वेंट अवर मोल सोल्यूट के है केबी की यूनिट। अच्छा, नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है उसको मेजर कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एक मेथड है लेंस-बर्जर मेथड। ठीक है, लेंस-बर्जर मेथड में क्या है, लेंस-बर्जर एपरेटस यूज़ हो रहा है। लेंस-बर्जर एपरेटस में एक बॉइलिंग फ्लास्क है, दरमियान में बॉइलिंग फ्लास्क है जिसका यहाँ पे रोज़ हेड है। ये सिंपली इसका काम क्या है कि जो वेपर्स हम लोग दे रहे हैं उन वेपर्स को इनर ट्यूब में पहुँचाना। अब ये जो है ये इनर ट्यूब है, इनर ट्यूब के अंदर ये बॉइलिंग फ्लास्क भी मौजूद है और थर्मामीटर भी मौजूद है। इसके अंदर इनर ट्यूब के अंदर सॉल्वेंट पड़ा हुआ है जिसने बॉयल होना है। ठीक है, एंड इस इनर ट्यूब के अंदर अगेन एक होल है जो कि जो वेपर्स को आगे फर्दर आउटर ट्यूब में भेजता है। ठीक है, और ये अगेन जो आउटर ट्यूब है ये रिसीव करती है इनर वेपर्स को और देन फिर वो आगे फर्दर कंडेंस हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारा जो मेन जो मकसद है वो इस सॉल्वेंट इनर ट्यूब के अंदर सॉल्वेंट मौजूद है। ठीक है, और इसको भी इसमें भी ऐड किया जाता है सॉल्वेंट। और फिर क्या है कि एक सेपरेट फ्लास्क लेते हैं, उसके अंदर भी सॉल्वेंट वही लिया जाता है और सॉल्वेंट को बॉयल किया जाता है। बॉयल करने से जो वेपर्स हैं वो वेपर्स जो है वो इस सोल्यूशन के इस बॉइलिंग फ्लास्क के अंदर जो है वो डाले जाते हैं। तो वो जो वेपर्स हैं वो वेपर्स जब सोल्यूशन में आते हैं, सोल्यूशन में आने पे जो वो वेपर्स जो दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट होने पे वो हीट रिलीज करते हैं। उस हीट को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है कि वेपर्स दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होने पे जो हीट रिलीज करते हैं उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। और वो ये वेपर्स उस हद तक देते रहते हैं जब तक उस हीट से, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन से ये वाला सॉल्वेंट जो है वो बॉयल ना होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो जब ये सॉल्वेंट बॉयल होना शुरू हो जाता है तो यहाँ से इसका थर्मोमीटर से इसका टेम्परेचर नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, ये टेम्परेचर हो गया सॉल्वेंट का टेम्परेचर या सॉल्वेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर। ठीक है, अब दोबारा से जो वेपर जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसको देना थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं। जब दोबारा से ये सारा सिस्टम ठंडा हो जाता है, ठीक है, अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है, तो अब इसके अंदर एक प्रॉपर अमाउंट जो है वेड अमाउंट सोल्यूट की वो ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहले क्या था, हमने प्योर सॉल्वेंट का मेजर किया टेम्परेचर, फिर इसके बाद इसके अंदर एक वेड अमाउंट ऑफ सोल्यूट की वो ऐड कर देते हैं। जब सोल्यूट ऐड कर दिया, अब ये सोल्यूशन बन गया। ठीक है, तो अब अगेन जो है वो बॉइलिंग सॉल्वेंट के वेपर देना शुरू करते हैं। ठीक है, फिर वो अगेन उसका जो लेटेंट हीट होगी उससे ये सॉल्यूशन है ये हीट अप होना शुरू होगा। फिर एक पॉइंट आएगा कि ये बॉयल करना शुरू कर देगा। ये सॉल्यूशन जिस टेम्परेचर पे बॉयल करेगा उसको अगेन यहाँ से थर्मोमीटर से नोट डाउन कर लेते हैं। अब ये टेम्परेचर जो है ना वो सॉल्यूशन का है। ठीक है, अब अगेन जो बॉइलिंग जो सॉल्वेंट है उनके वेपर्स को अगेन कट ऑफ कर देते हैं। अब हमारे पास दो टेम्परेचर आ गए, एक तो सॉल्वेंट का टेम्परेचर और एक सॉल्यूशन का टेम्परेचर। ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर करते हैं तो हमारे पास डेल्टा टी आ जाता है। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया डेल्टा टी। ठीक है, के भी हम लोगों को नाउन है, डब्ल्यू वो है जो कि सॉल्वेंट का हम लोगों ने लिया था, और गिवन जो उसका वेट है
सॉल्वेंट का वो भी हम लोगों ने मेजर करके डाला था, वो भी हमें मालूम है। जब सोल्यूट हम लोगों ने ऐड किया था वो भी वे करके डाला था, वो भी हमें मालूम है। जब ये सारी चीज़ें हम लोग ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हम लोग जो सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास है वो इस इक्वेशन से सारी वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपली ये है लेंस बर्जर मेथड, जहाँ से हम लोग जो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं या मेजर करते हैं, देन वहाँ से इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम लोग सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आज के लिए ही इतना ही।